फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. Number 1, maintaining systematic accounting records. Number 2, preparation of financial statements. Number 3, meeting legal requirements. Number 4, communicating the financial information. And number 5 is assistance to management. Guys, ये बिल्कुल आपको डीपली मैं एक्सप्लेन करती हूँ. तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग की ही क्यों जाती है, अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मतलब बिजनेस में जो भी चीजें हो रही हैं उसे एक जगह पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, है ना. मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंटिंग की बुक होती है बेटा, बुक ऑफ अकाउंट्स होती हैं, ठीक है. उस बुक ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल. तो अकाउंट्स में बेटा हम जर्नल बनाना सीखते हैं. जर्नल क्या है, जर्नल एक बुक होती है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस की या अपनी कंपनी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मतलब जो भी काम बिजनेस से रिलेटेड हो रहे हैं, जैसे परचेजेस हुई तो परचेजेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी. लेट सपोज 10,000 की परचेजेस हुई तो यहाँ पे परचेजेस लिख के 10,000 क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया. सेल्स हुई तो S 5,000 तो ये रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है. तो कुछ भी हम बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, ईदर वी आर परचेजिंग द गुड्स और वी आर सेलिंग द गुड्स और वी आर परचेजिंग एनी एसेट, सब कुछ हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाते हैं. कहाँ पर बच्चों, हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा जर्नल में. जर्नल क्या है, जर्नल एक बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है. और यहाँ पर जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है डेट वाइज. डेट वाइज बेटा, सीक्वेंस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू डेट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने ये बुक बनाना स्टार्ट किया अप्रैल की स्टार्टिंग में, ठीक है. सो अप्रैल में जो 15 अप्रैल की एंट्री है वो बाद में आएगी, 1 अप्रैल की एंट्री पहले आएगी, है ना. और जो 20 अप्रैल की एंट्री है वो 15 अप्रैल के बाद में आएगी. तो मतलब डेट वाइज हम लोग इसमें चलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कि जर्नल में जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग होती है. कैसी होती है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग. क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि डेट वाइज रिकॉर्डिंग यहाँ पर होती है सीक्वेंस में, ठीक है. सो हमारा जो प्राइमरी मोटिव होता है अकाउंट्स को करने का वो यही होता है कि हम अकाउंट्स करके हम क्या करें, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमारी कंपनी में हो रहे हैं. एक बार यहाँ पर दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मतलब वो वाली ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ अकाउंट्स में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वो वाले ट्रांजैक्शंस एंड वो वाले इवेंट्स जो हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. लेकिन जो चीजें हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हम उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एम्प्लॉयज कितने हार्ड वर्किंग है, हमारी मैनेजमेंट कितना स्मार्ट वर्क करती है, ये सब हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अकाउंट्स में. तो आइए रिकॉल करते हैं इस पॉइंट को. द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन और यू कैन से द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो पहला फंक्शन क्या है कि सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमारे बिजनेस में हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना. It means that the accounting record should be maintained following the rules, principles and accounting concepts. अकाउंटिंग में जो भी बेटा रिकॉर्ड्स हम करते हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज होते हैं. कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं. तो अकाउंटिंग में हम जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करते हैं. अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी होते हैं एंड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमें बताते हैं. तो हम ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं. तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा. तो बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटा हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना कि आपकी जो टीचर होती है, जब आप एक न्यू क्लास में एंटर करते हो, लेट सपोज आप क्लास 11th में एंटर किए, ठीक है, क्लास 11th में लेट सपोज आप एंटर कर गए अप्रैल में, है ना, और मार्च में ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में ये सेशन आपका एंड हो जाता है, मार्च में आपके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्स हो जाते हैं। लेट सपोज आपने क्लास 11 में एंटर किया अप्रैल 2021 में, तो मार्च 2022 में आपका जो सेशन है क्लास 11 का वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ऐसे ही बेटा कंपनी के साथ होता है। कंपनी भी अपना एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती है जो कि जनरली 1 ईयर का होता है, ठीक है। वो अकाउंटिंग पीरियड दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है अकाउंटिंग पीरियड जो कि कैलेंडर ईयर होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है आपका जो कि कैलेंडर ईयर होता है। अब ये कैलेंडर ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर मींस जो ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एंड 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो अब ये कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी कौन सा ईयर एज एन अकाउंटिंग पीरियड यूज करती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं। बट हमारे कंपनीज एक्ट जो कि मतलब अकाउंटिंग के टाइम पे यूज होना चाहिए, वो ये रेकमेंड करता है कि फाइनेंशियल ईयर को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर ही ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, फॉलो करती है। मतलब कंपनीज अपना अकाउंट्स बनाना शुरू कर देती हैं अप्रैल में एंड 31 मार्च में अपने अकाउंट्स की एंडिंग करती हैं कि एक साल का अकाउंट्स हो गया, अब इन बुक्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब नई बुक्स खुलेंगी तो नेक्स्ट ईयर की खुलने वाली है, ठीक है। सो जो हम जब एंड करते हैं ना अपनी बुक्स को, तो एंड इतना इजीली थोड़ी कर देंगे। एंड के टाइम पे भी कुछ चीजें, कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं। यानी कि मार्च, अगर मान लो कोई कंपनी है जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, तो यानी कि मार्च में उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। तो मार्च में उसने जो भी अकाउंट्स बनाए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल स्टेटमेंट्स मींस फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स वो वाले अकाउंट्स होते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है, बेटा तीन चीजें प्रिपेयर की जाती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तीन चीजें प्रिपेयर की जाती हैं जिसका प्रिपरेशन मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे की जाती हैं। अभी के लिए एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाया जाता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का कोई और नेम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, सो ये इनके सिनोनिम्स है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करूं तो ये इसलिए कंपनी प्रिपेयर करती है ताकि कंपनी ये देख सके कि कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी को लॉस सफर करना पड़ा है। मतलब टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या प्रिपेयर करती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करती है, बैलेंस शीट इसलिए प्रिपेयर करती है ताकि कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सके। मतलब कंपनी ये देख सके कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। कंपनी इजीली अपने लोन्स वगैरह जो कंपनी ने ले रखे हैं वो इजीली रीपे कर पाएगी या कंपनी को प्रॉब्लम आने वाली है लोन्स को रीपे करने में। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं बेटा वो इसलिए बनाई जाती है ताकि कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस एंड अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर सके। So the financial statement shows the financial performance and the profitability status of the company. It includes trading account, profit and loss account and the balance sheet. तो आइए थर्ड के बारे में बात करते हैं, meets legal requirements. अब ये legal requirements क्या होती हैं, requirement मतलब जरूरतें, legal मतलब by law, लॉ ने जो बोल रखा है कि ये करना है, तो उस चीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी अकाउंटिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब बेटा लेट सपोज, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ कि कंपनी है बेटा, एक कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर
गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, हम डिविडेंड टैक्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब कंपनी को अपना टैक्स पे करना है, तो कंपनी को दिखाना भी तो पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट इस साल इतना हुआ है, और प्रॉफिट इस साल इतना हुआ है ये दिखाने के लिए कंपनी को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आगे करना पड़ेगा, है ना। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना बेटा, वो कोर्ट में एप्लीकेबल होते हैं, लॉ में बिल्कुल एज एन एविडेंस माने जाते हैं, ठीक है। सो ये एज अ प्रूफ भी काम आते हैं। मान लो किसी कस्टमर ने कोई गलत केस कर दिया कंपनी पे, तो कंपनी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को दिखाकर अगर बच सकती है तो कोर्ट में इसे एज अ प्रूफ माना जाता है। बस कंडीशन ये होती है कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं एंड कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, उसे फॉलो करके ही किए जाने चाहिए, उन्हें फॉलो करके ही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में कंपनी को प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि उनकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की रेलेवेंस क्या है कि ये एविडेंस की तरह काम आते हैं कोर्ट में। कोर्ट में कभी आपको हाजिर करने पड़े अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। आपको रिटर्न्स फिल करनी है, मतलब आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, जो कि प्रॉफिट टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स है या डिविडेंड टैक्स है, जो भी कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो पे करना है कंपनी को। तो तब भी कंपनी को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अटैचमेंट करनी पड़ती है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, उस हिसाब से मैं आपको इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, राइट। सो आइए बेटा रिकॉल करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ if they are maintained systematically following the accounting rules, principles and concepts. The returns can be submitted. Returns को भी submit कर सकते हैं। Next, communicating the financial information. अब ये communicating का मतलब क्या होता है? Communicating का मतलब होता है बातचीत करना। अभी मैं आपको क्लास दे रही हूँ तो I am communicating with you. तो बेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स इसलिए भी मेंटेन की जाती है, अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ यूजर्स हैं। यूजर्स है मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं, मतलब यूज करके कुछ लोग बेनिफिट उठाएंगे इसका। सम पीपल यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक्स है। बैंक्स बेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये देखने में कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है, कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना। ये इसलिए देखते हैं ताकि कंपनी अगर लोन मांगे तो लोन देना है या नहीं देना है कंपनी को, ये डिसाइड करने में बड़ा काम आता है। क्रेडिट वर्दीनेस कैसी रहेगी कंपनी की, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि कंपनी अगर लोन लेती है तो क्या कंपनी इजीली लोन रीपे कर पाएगी बैंक वालों को। इम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बेटा ये जानने में कि कंपनी का प्रॉफिट कितना चल रहा है, ताकि इम्प्लॉय ये देख सके ये जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रहे हैं मुझे उस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या बोनस वगैरह ठीक टाइम पे कंपनी हमें बढ़िया वाला प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी बेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं इन नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट डिसाइड करना है कि कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स लगाना है किसी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। तो उसको देखने के लिए भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है बेटा ये जानने में कि इंफॉर्मेशन क्या है, क्या प्रॉफिट वगैरह है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड होती है। मैनेजमेंट बेटा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ही तो है बेटा जिसने आगे की पॉलिसीज बनानी है कंपनी के लिए। तो पॉलिसीज बनाने के लिए ये तो देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस हुआ है, क्या करें जिससे प्रॉफिट बढ़ सकता है एंड मेनी मोर। सो हम इसलिए भी अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू द यूजर्स। अब यूजर्स बेटा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के होते हैं उन्हें दो में डिवाइड किया जाता है, एक इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर नाम से ही बेटा पता लग रहा है ना, ये वो वाले यूजर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। जैसे हम बात करें मैनेजमेंट की, हम बात करें एम्प्लॉयज की, ठीक है। तो ये कौन है? ये कंपनी के अंदर के लोग हैं, तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर्स बेटा आउटसाइडर्स हैं कंपनी के लिए, जैसे बैंक्स है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये सब क्या है? ये आउटसाइडर्स हैं। तो अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम इन यूजर्स तक पहुंचा सके।
नेक्स्ट बेटा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस क्या होता है? असिस्टेंस होता है हेल्प, ठीक है, हेल्प करना। तो मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए भी अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, मैनेजमेंट को पॉलिसीज बनाने के लिए कंपनी के प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की जरूरत पड़ती है, जो कि पॉसिबल है जब कंपनी को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल, जब मैनेजमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराए जाएंगे। तो इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं कि हम अपनी मैनेजमेंट को क्या कर सके, हेल्प कर सके, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड वो हम उन्हें प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उन्हें हेल्प मिले डिसीजन मेकिंग में। So management often requires financial information which is given by the accounting records, which in turn helps the management in decision making. So I hope guys आपको यहाँ पर functions of accounting ढंग से क्लियर हुआ होगा।